शुड स्टार्ट द क्लास स्ट्रेट वे। क्या किया वो लास्ट 15 डेज में? सीआरपीसी हम लोग किस जगह पे थे, किस टॉपिक पे? सबको सुनाई दे रहा है ना? ओके, वी स्टार्ट विद इन्वेस्टिगेशन। हालांकि थोड़ा थोड़ा बहुत हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कर भी लिया था, तो एक रिफ्रेश करने के लिए स्टार्ट अगेन। जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर है, आपको मालूम है दैट स्टार्ट विद एफआईआर। एफआईआर जब लॉन्च होती है किसी भी संज्ञेय अपराध में, जब एफआईआर लॉन्च होगी किसी भी संज्ञेय अपराध में, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस में, देन द क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू एक्शन। तो कहा जाता है कि एफआईआर लॉन्च होने के बाद ही क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है। तो फर्स्ट स्टेप इज इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद फिर सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। जो पुलिस रिपोर्ट पेश की जाती है, अगर साक्ष्य हैं, अभियुक्तों के खिलाफ साक्ष्य हैं, तो फिर वही पुलिस रिपोर्ट को चार्जशीट कहा जाता है 173(2) में। अदरवाइज वही फाइनल रिपोर्ट होती है। दोनों को ही पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर लॉन्च होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस रिपोर्ट फाइल होगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा, कॉग्निजेंस लेगा। उसके बाद समन, जो अक्यूज पर्सन हैं, जो अभियुक्त हैं, उनको न्यायालय समन करने की प्रक्रिया स्टार्ट करेगा। समन करने के बाद सारे जो दस्तावेज होते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या एविडेंस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो, सारे के सारे दिए जाते हैं एक्यूज पर्सन को। उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज इज फ्रेम्ड बाय द कोर्ट। चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम होता है एक्यूज के सामने, प्रोसिक्यूशन वकील के सामने, अभियोजन पक्ष के सामने, और न्यायालय करता है। तीनों पक्ष होते हैं, अभियुक्त भी, अभियोजन पक्ष भी, और न्यायालय भी। तो चार्ज फ्रेमिंग इज द टफेस्ट, और वही जो स्टेज है या वही फेस है जिसके आधार पर ट्रायल आगे चलता है। उसका विचारण होगा। ट्रायल का मतलब, विचारण का मतलब वह प्रोसीडिंग जिसमें कि दोषी को कन्विक्ट या दोषमुक्त जो करने की कार्रवाई होती है, ट्रायल। उसके बाद फिर आपका जजमेंट। तो एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस रिपोर्ट, कॉग्निजेंस, उसके बाद समनिंग ऑफ द एक्यूज्ड, फिर डॉक्यूमेंट्स और एक्सेट्रा एविडेंसेस देना, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और उसके बाद ट्रायल, और फिर आपका कन्विक्शन या एक्विटल, जो जजमेंट आपका आता है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन जो आपका है प्रोसीजर सीआरपीसी में, ये कंसेप्ट क्लियर रहा है आपका। तो सारे फेसेस हम लोग, इन्वेस्टिगेशन का फेस, फिर जो पुलिस सबमिशन होगी रिपोर्ट पुलिस की, उस समय क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, लीगलिटीज़ हैं, वो हम लोग स्टडी करना है। उसका संज्ञान के समय जब कॉग्निजेंस लेगा तब क्या परिस्थिति है। उसके बाद समन करता है, तो समन या वारंट जो भी आपका है अपीयर करने के लिए, फिर एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स देने की जो प्रक्रिया है, बयान वगैरह दिए जाते हैं जो एक्यूज को, वो क्या प्रक्रिया है। उसके बाद चार्ज फ्रेम जो कोर्ट करता है, चार्ज में क्या ऑल्टर कर सकता है, क्या ऑल्टर नहीं कर सकता है। चार्ज फ्रेम कुछ और किया, ट्रायल के दौरान पता लगा कि उसने तो दूसरा अपराध किया है, उसमें क्या चीज़ें हैं। फिर ट्रायल के दौरान पता चला कि भाई जिसको कोर्ट ने समन किया था, 204 में कोर्ट समन करता है, बाद पता चलता है कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो एडिशनल एक्यूज को बुलाने की क्या प्रक्रिया है,
फिर आपका डिफेंस प्रोसिक्यूशन अपनी बातें कहते हैं, फिर आपका जजमेंट कोर्ट देता है। तो ये पूरा स्टेप आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, हाउ द क्रिमिनल लॉ रन्स, एक चीज़। फिर हर स्टेज पर या जो हर जो प्रोसेस आपका है उसे क्या टेक्निकलिटीज़ हैं और वह कितने एंगल्स ले सकता है, कितने आयाम जोड़ सकते हैं उसमें, ये सब आपको जानना है। फिर ट्रायल पर जब आप आते हैं, समन ट्रायल, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, ये अलग प्रकार के ट्रायल क्यों हैं, उनका क्या प्रोसीजर है। बेसिक यही है, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस रिपोर्ट, कॉग्निजेंस, समनिंग ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज को जो न्यायालय के समक्ष बुलाया जाता है, फिर उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और ट्रायल, जिस कैटेगरी का ट्रायल है वो ट्रायल चलेगा। प्लस ट्रायल के दौरान पता लगता है कि इसने कोई और ऑफेंस किया है, उसका क्या प्रोसीजर है। आप ट्रायल कर रहे हैं मान लीजिए कि चोरी का, बाद में पता लगता है इसने तो हत्या भी की थी चोरी के दौरान। अब हत्या का ट्रायल मजिस्ट्रेट कर सकता है, मजिस्ट्रेट करेगा चोरी का, हत्या का ट्रायल का अधिकार है केवल सेशन ट्रायल को। तो कैसे वह फिर आगे जाएगा, कैसे वो ट्रांसफर करेगा, या फिर ए बी और सी को बुलाया तो बदला कि डी और ई ने भी किया हुआ है, तो उनको बुलाने की क्या प्रक्रिया है। तो ये कुछ टेक्निकलिटीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि अगर आपने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो दिमाग में चीज़ें नहीं चढ़ती हैं। इसलिए बहुत बारीकी से एक एक स्टेप हम लोग करेंगे उसको, और उसको आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। तो इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था मेरे ख्याल से, और इन्वेस्टिगेशन का काफ़ी पोर्शन हो चुका था। एक गिरा लिखिए, तो सवाल लिखिए। सेक्शन 154, सेक्शन 155, सेक्शन 156, आवाज आ रही है? कोई यस नो बोले बीच में। कोई यस ने बोले, आवाज आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? यस सर। आ रही है आवाज? यस सर, आवाज आ रही है। ओके। स्टिल हो गया यहाँ पर, किसी ने एंट्री मारा है तो पूरा स्टिल हो गया स्क्रीन। एनीवे खैर, तो ये स्टेजेस आपके जो हैं, ये आपके दिमाग में पहले तो स्टेजेस क्लियर होना चाहिए। ये डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं, और हर स्टेज पे कौन कौन सी टेक्निकलिटीज हैं या हर स्टेज पर कौन कौन से अदर एस्पेक्ट्स हैं। 313, 315, 319, 320, ये अलग अलग एंट्री मारते हैं। ये हम जितना हमने स्टेजेस बताया है, ये इसी स्टेज में अलग अलग का रोल है। और डोंट वरी कि कोई भी एक्ट नहीं हुआ। एक्ट मैंने पहले ही बताया है, क्लास रेगुलर होना अदर इशू है, कोर्स खत्म नहीं होना अलग इशू है। सीआरपीसी का कोर्स बहुत आसान है खत्म करना, बहुत जल्दी। कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत जल्दी आसान है खत्म करना। जैसे अगर हम लोग जितनी क्लासेस हम लोग ने कर लिया है, इतनी क्लासेस में ही नॉर्मली सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को कोई फायदा नहीं मिलता उस क्लास का। तो डोंट वरी अबाउट द कोर्स, वरी अबाउट द क्लास। क्लास रेगुलर है कि नहीं है, दैट यू शुड वरी, बट कोर्स नहीं खत्म हो रहा है उसका वरी आपको नहीं करना है। कोर्स खत्म करने का सिस्टम अलग है। कोर्स खत्म कर देंगे और आपको पता भी चलेगा कोर्स भी खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा बड़ा अच्छा कर दिया सर ने, एग्जाम में आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
मतलब क्लास की वजह से। अपने सेल्फ स्टडी से तो कर ही लेंगे जो कर पाएंगे आप, लेकिन पर्पस क्लास का ये है, देखिए लॉ हो या कोई भी चीज़ हो, जितने भी स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जामिनेशन देते हैं दे आर द क्वाइट एफिशिएंट। एक लेवल तक वो चीज़ें क्लास कहीं कोचिंग करें चाहे ना करें, पढ़ाई करेंगे, दे कैन अचीव द वन लेवल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब तक उनको बताई नहीं जाएंगे दे कैन नॉट कैच। लॉ में खासकर बहुत ज़्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, सीआरपीसी में भी। तो वही बताने का मेरा प्रयास है बार बार। अदरवाइज क्लासेस में और 2-4 मार्क्स, सीआरपीसी में अगर कोई बहुत करके आएगा वो 20 नंबर पाएगा, लेकिन मैं आपको 22 नंबर उसी में दिला दूंगा। वही 2 मार्क्स आपके लिए बेनिफिशियल है फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन जो होता है वो लास्ट 2 मार्क्स का ही होता है। 100 में से 70 हर व्यक्ति ले आएगा, बट 100 में से 72 मार्क्स ही सिलेक्शन पाएगा। हम तो मेहनत हम लोग की उस 2 नंबर की है, इसलिए डोंट वरी अबाउट द कोर्स। तो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट शायद हम लोग कर चुके थे। अब आपको बताना यह है कि देखिए इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, क्लियर होना चाहिए। 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर, 155 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, और 156 इज, जो 156 आपका है दैट इज पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 157 इज प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब 158 है मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू द मजिस्ट्रेट। और सेक्शन 159 इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है उसके बारे में दिया हुआ है। अब 157, 158, 159 ये तीन में ही कंफ्यूजन है आपको। 158 में किस रिपोर्ट की बात कर रहा है वो, जरा एक प्रश्न लिखिए तो। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट ऑन इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण में मजिस्ट्रेट या न्यायालय की क्या भूमिका है और वह किस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकता है, नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा, क्या वह हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं, बताइए जरा तो, यस नो करके जरा तो। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। और यही 2-2, 4-4 मार्क्स के सवाल एपीओ में आते हैं। एपीओ का पेपर बहुत टफ होता है, पीसीजे में तभी थोड़ा सा इजी है, बट स्टिल उसमें भी टफ होता जा रहा है। क्या इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट का कोई रोल है? बताइए। नहीं है, नो रोल। सेक्शन 159 क्या है? व्हाट इज 159? सेक्शन 159 में क्या लिखा हुआ है? पहली चीज, क्या पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने के लिए मना भी कर सकता है? यस, मतलब यस किसमें कह रहे हो आप कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए मना कर सकता है, उसमें यस कह रहे हो आशीष साहब? ओके। सेक्शन 159 क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करा सकता है? आर्टिकल 21 और 22 क्या है? आर्टिकल 20 और 21 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 एंड 21 क्या है?
पहली चीज। और अगर एफआईआर हो गई है और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो क्या उस इन्वेस्टिगेशन को क्वॉश नहीं कर सकता है न्यायालय? ये भी तो न्यायालय और मजिस्ट्रेट का इन्वेस्टिगेशन में क्या कंट्रोल है, दैट इज वन थिंग। क्या उस इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर सकता है न्यायालय? यस और नो। और सेक्शन 159 क्या है? तो मैं आप लोग को बोलूंगा थोड़ा स्लो स्लो लिखिएगा, मतलब लिखिएगा आप लोग, तीनों सेक्शंस को मिक्स करके बता रहा हूं मैं कैसे। पहला पॉइंट लिखिए, थोड़ा बहुत पहले कर भी चुके हैं उसको आप लोग। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज गिवन इन आर्टिकल 156, इन सेक्शन 156। अन्वेषण का जो अधिकार है, शक्ति है पुलिस की, वो सेक्शन 156 में, वो 156 में है। और इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज गिवन इन आर्टिकल 157। ये क्लियर हो जाए तो प्रोसीजर को देखिए, 157 को देखिए आप लोग। 157 में क्या है? पहला 157 में ये है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस ऑफिसर को मिलती है और पुलिस ऑफिसर को सस्पिशन, तो संशय हो जाता है कि यहाँ ये अपराध घटित हुआ है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है इन्वेस्टिगेशन की? पुलिस ऑफिसर शुड बी कन्विंस्ड, उसको कन्विंस हो जाना पड़ेगा। कोई भी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको कन्विंस होना होगा पहले कि हाँ ये अपराध घटित हुआ, संज्ञेय अपराध घटित हुआ है। उसको सूचना कहाँ से मिलेगी? कोई बता सकता है? 157 में जो बात की जा रही है, when the IO having power to investigate, on any information, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है? तो सेक्शन 157 में आप पढ़ेंगे, ही गेट्स इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन मतलब 154 वाली, 154 में जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिख दी जाती है और उस सूचना पर एफआईआर लिखे जाने के बाद भी अगर वो कन्विंस होना जरूरी है उसको कि हाँ संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, उस सूचना के अलावा भी अन्य जगह से, और या अदरवाइज, दो बातें लिखा हुआ है, ही गेट्स द इंफॉर्मेशन और अदरवाइज उसको सस्पिशन होता है कि संज्ञेय अपराध हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप है कि जो आईओ है ही शुड बी कन्विंस्ड क्या संज्ञेय अपराध हुआ है ऑन एनी इंफॉर्मेशन और अदरवाइज। पहली चीज। अब जब वो कन्विंस हो जाएगा कि हाँ अपराध हुआ है, तब क्या करेगा वो? ही शुड गिव अ रिपोर्ट टू अ मजिस्ट्रेट, वह मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगा। यही तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। वह मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगा, उस मजिस्ट्रेट को जिसको कि उस अपराध में संज्ञान लेने का अधिकार है, कॉग्निजेंस लेने का अधिकार है, एज पर 156। ठीक, उस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट देने की प्रक्रिया क्या होगी? जैसा कि 158 में है, अब चेक कर लीजिए इसको, आपको उसको पढ़ते जाइएगा साथ में। 158 157 में अगर उसको सस्पिशन क्लियर हो जाए कि हाँ अपराध हुआ है,
चाहे एफआईआर के जरिए चाहे अदरवाइज। तो पहला उसे काम है कि ही विल रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट कि ऐसे ऐसे अपराध हुआ है। रिपोर्ट देने की प्रक्रिया क्या होगी, 158 में लिखा हुआ है, वह स्वयं देगा, या अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्रोसीजर बना रखा है कि सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, तो उस ढंग से जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। और 158 में क्या बात और लिखी हुई है, जब मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जाएगी तो सुपीरियर ऑफिसर को वह बताएगा, तो सुपीरियर ऑफिसर भी उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है आईओ को कि भाई आप ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेट करना, और फिर रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट को देगा। तो किस रिपोर्ट की बात की जा रही है मजिस्ट्रेट के लिए, तो नंबर 1 ये चीज आपको ध्यान रखना है। 157 में क्या है, जो आईओ है ही शुड बी कन्विंस्ड कि संज्ञेय अपराध हुआ है ऑन एनी इंफॉर्मेशन और अदरवाइज। इंफॉर्मेशन कौन सी, एफआईआर वाली, अदरवाइज किसी अन्य ढंग से सूचना उसको मिलती है। नेक्स्ट स्टेप है वो रिपोर्ट देगा मजिस्ट्रेट को, उस मजिस्ट्रेट को जिसको कि संज्ञान लेने का अधिकार है, तो वो उस अपराध की रिपोर्ट देता है कि अपराध ऐसा घटित हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रोसीजर है 158 वाला है, तो 157 158 फिर वो 159 में जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जा रही है। तो एक बात तो ये हो गई। सेकेंड स्टेप क्या है, वह उस घटना पर प्रोसीड करेगा जहां पर अपराध हुआ है, उस अपराध के स्पॉट पर वह व्यक्ति जाएगा आईओ, या अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भी उस स्पॉट पर भेज सकता है। तो सेकेंड स्टेप क्या है, उस स्पॉट पर जाना स्वयं, या फिर अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट ऑफिसर को वहां पर भेज देगा वो। ठीक। थर्ड स्टेप क्या है, वो स्पॉट पर जाके करेगा क्या, वो he will ascertain the facts and circumstances of the case। वह जो अपराध हुआ है उसके तथ्यों के बारे में पता लगाएगा और एक्यूज को डिस्कवर करेगा और उसको अरेस्ट करेगा। तो दो चीजें हैं, पहला ही शुड बी कन्विंस्ड कि अपराध हुआ है, सस्पिशन होना चाहिए उसको एफआईआर के आधार पर या अदरवाइज। मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगा कैसे, जैसा कि 158 में लिखा हुआ है, और फिर 159 में फिर अभी हम लोग आते हैं। अभी सेकेंड स्टेप, रिपोर्ट देने के बाद स्पॉट पर जाएगा, स्पॉट पर जाकर करेगा क्या, ही विल असर्टेन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। उस अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों को पता लगाने का प्रयास करेगा, किसने अपराध किया है उसके बारे में डिस्कवरी करेगा, उसको पता लगाएगा और उसको अरेस्ट करने का प्रयास करेगा। तो दो चीजें हैं, मतलब तीन चीजें बल्कि 157 में। पहले वह स्वयं कन्विंस हो जाए कि हाँ अपराध हुआ है, मजिस्ट्रेट को देगा एज पर 158, और तीसरा स्पॉट पर जाकर ऐसे ऐसे करेगा। तो ये आपको अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जब लिखेंगे 1 बाय 1 आप ब्रेक कर करके, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब सस्पिशन होगा ऑन इंफॉर्मेशन, ये नंबर 1। दूसरा रिपोर्ट होता है, नंबर 3 स्पॉट पर जाएगा, नंबर 4 स्पॉट पर जाके ये काम करेगा। 5 पॉइंट्स हो गए इसके। रिपोर्ट करने में 158 की प्रक्रिया लागू होगी, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्रक्रिया बनाया हुआ तो वैसे जाएगा, अदरवाइज स्टेट भेज देगा वो। सुपीरियर ऑफिसर डायरेक्शन भी दे सकता है। ये तो आपका मोटा मोटा प्रोसीजर हो गया, लेकिन उसमें परंतु भी दे रखा है, प्रोसीजर प्रोविजन भी दे रखा है 157 में कि कब वो नहीं इस प्रक्रिया का पालन करेगा, मतलब वो स्पॉट पर नहीं जाएगा।
देखिए प्रोविजो, परंतु में लिखा हुआ है प्रोवाइडेड, किन परिस्थितियों में वह उस स्पॉट पर नहीं जाएगा। देखिए परंतु दोनों आपको पता होना चाहिए। एपीओ में डायरेक्ट सवाल आता है कि कब कब इन्वेस्टिगेशन के स्पॉट पर जाने के लिए मना कर सकता है, 4 नंबर का आ जाएगा। तो प्रोविजन में क्या दिया हुआ है परंतु में, अगर किसी व्यक्ति का नाम क्लियर कट दिया हुआ है रिपोर्ट में, 157 क्लियर कट, देखिए 2 परंतु दे रखा है। प्रोवाइडेड information as to the commission of any such offence is given against any person by name। अगर इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति के खिलाफ सॉरी बाय नेम आया हुआ है, जिस इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है ऊपर, तो किसी के खिलाफ कंप्लेन आया कि भाई सो एंड सो ने, आराध्य पाठक ने ये अपराध किया है और वो अपराध सीरियस नेचर का नहीं है, दोनों कंडीशंस बाय नेम है एंड दैट ऑफेंस इज नॉट ऑफ सीरियस नेचर, तब वहां पर वह जाने से मना कर सकता है, उस स्पॉट पर नहीं जा सकता है। एक प्रोविजन। दूसरा परंतु देखिए, दूसरा क्या है, अगर उस आईओ को लगता है, इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि पर्याप्त वो अपराध ऐसा नहीं है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए, मतलब एफआईआर होने के बावजूद भी वह इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर सकता है। उसके बाद सूचना आती है कि संज्ञेय अपराध वाले, उसको लगता है कि भाई अपराध उस नेचर का नहीं है, इसमें इन्वेस्टिगेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो परिस्थितियां हैं, तो दोनों ही आपको जिनका जिस एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। तो दो कंडीशंस में है, इवन ही कैन नॉट प्रोवाइडेड, जो वो नहीं भी जा सकता स्पॉट पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पहला, जब बाय नेम कंप्लेंट है और अपराध सीरियस नेचर का नहीं है। दूसरा, उसको लगता है कि ये ऐसा अपराध है, ऐसा ऑफेंस है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब आपको ध्यान देना है, जैसे ही वो सोचेगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है, अब 1572 पढ़िए तो, 157 क्लॉज 2, 157 क्लॉज 2 में क्या है, इन ईच ऑफ द केसेस मेंशन इन क्लॉज ए एंड बी ऑफ द प्रोविजो, मतलब 157 का क्लॉज 1 का जो परंतु का ए और बी, the officer in charge of the police station shall state in his report his reasons for not complying the requirements and, अगर ए और बी की बात है तो उसको बकायदा, ठीक है, वो स्पॉट पर नहीं जाएगा, इन्वेस्टिगेट कर नहीं करेगा, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा कि क्यों वो ऐसा नहीं कर रहा है। और अगर बी की बात है, प्रोविजो बी की बात है, अगर वह तय करता है कि हमको इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, तो ही विल इमीडिएटली इन्फॉर्म द फर्स्ट इन्फॉर्मेंट, जिसने प्रथम सूचना दी है, एफआईआर लिखाया है, उसको इमीडिएटली बताएगा कि भाई इसमें हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करने जा रहे हैं। क्यों? यहीं पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यही पर आपने नेचुरल जस्टिस, कि एक व्यक्ति ने एफआईआर लिखाया कि ऐसे ऐसे ताकि इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन आईओ कहता है कि इन्वेस्टिगेशन हम नहीं करेंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन का निर्णय होता तो कोई बात नहीं, अगर वह चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन हमको नहीं करना है, तो इमीडिएटली वह बताएगा कि भाई तुम्हारा एफआईआर पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करने जा रहे हैं। क्यों? ताकि वह व्यक्ति आगे जा सके। नोटिफाइड ये उसको बता देगा, तब अपना जो भी उसको करना होगा वो करेगा, आगे जाएगा, न्यायालय में जाएगा, जहां भी जाएगा आपका।
तो 157, 158, 159 काफी टेक्निकल चीजें हैं। आप लोग सुना है प्रोटेस्ट पिटिशन? व्हाट इज प्रोटेस्ट पिटिशन? देखिए तो, व्हाट इज प्रोटेस्ट पिटिशन, बताइए। सीआरपीसी किस धारा में है? व्हाट इज द सेक्शन ऑफ प्रोटेस्ट पिटिशन? बताइए, व्हाट इज द सेक्शन ऑफ प्रोटेस्ट पिटिशन? बताइए कोई, किस सेक्शन है प्रोटेस्ट पिटिशन? बता सकता है? ऑन करके बताइए अपना, अनम्यूट करके बताइए कोई, व्हाट इज प्रोटेस्ट पिटिशन? हाँ बोलिए, वर्षा बोलो आप। हेलो, एनीवे, प्रोटेस्ट पिटिशन का मतलब होता है, यस सर। हाँ बताइए, बताइए प्रोटेस्ट पिटिशन, नहीं जानकारी है? प्रोटेस्ट, सर आर्टिकल फाइलिंग से। हाँ हाँ बोलिए, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को, अनम्यूट करिए पहले। एनीवे खैर, प्रोटेस्ट पिटिशन होता है जब आप एफआईआर लिखते हैं। क्या सर इन्वेस्टिगेशन के पास से जो प्राइमरी फेसी एविडेंस भी मिलते हैं तो सर क्लोजर रिपोर्ट फाइल की जाती है तो उसमें सर जो इन्फॉर्मेंट होता है उसके पास राइट होता है कि वो प्रोटेस्ट की पिटीशन डाल सकता है उस क्लोजर हाँ, रिपोर्ट के। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का है, ये किसी भी सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में नहीं है। लेकिन अगर किसी ने एफआईआर लॉन्च किया है और कहा है कि भाई इन्होंने ऐसे ऐसे अपराध किया है, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद बताया कि भाई अपराध नहीं हुआ है, दैट मीन्स जिसने एफआईआर लिखाया था उसकी बात गलत साबित हो रही है, तो उसको एक मौका दिया जाता है। जो मजिस्ट्रेट होता है आपका, जो फाइनल रिपोर्ट लग जाती है उसके खिलाफ फिर मौका दिया जाता है फर्स्ट इन्फॉर्मेंट को, कि भाई एफआईआर आपने कराया, इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया है, आपको क्या कुछ कहना है। तो वो मजिस्ट्रेट के सामने उस पुलिस रिपोर्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट एक फाइल करता है, इज कॉल्ड प्रोटेस्ट पिटिशन। द पिटिशन फाइल्ड बाय द फर्स्ट इन्फॉर्मेंट against the police report before the magistrate is called the protest petition। तो वैसे ही कोई चीज आपकी 157 क्लॉज 2 में है, एफआईआर लिखा दिया, लेकिन आयोग कहता है कि भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है, तो केवल उसी कंडीशन में प्रोविजो के, जो आपका सेक्शन 157 का प्रोविजो का जो बी है क्लॉज, उसी में केवल एक शर्त है, मतलब अगर आयोग इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लेता है कि इन्वेस्टिगेट हमको नहीं करना है, तो इमीडिएटली उसको बताना पड़ेगा फर्स्ट इन्फॉर्मेंट को, भाई हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं इसमें, अंडर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो प्रोटेस्ट पिटिशन का एक रूप आपका 157 क्लॉज 2 में है, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर खुद ही बता देता है, ताकि जो भी कार्रवाई करना हो व्यक्ति को करे, आपका चाहे न्यायालय जाए चाहे जहां भी जाए। एक बात हो गई है। दूसरा चीज, मजिस्ट्रेट जो हम लोग बात कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट और कोर्ट का क्या रोल है। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली, जैसे ही ऑफेंस होता है, इंफॉर्मेशन आयोग के पास आती है, वो इमीडिएटली मजिस्ट्रेट को भेजेगा 158 के प्रोसेस को फॉलो करते हुए। अब आप 159 पढ़िए,
तो मेन पर्पस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करने का ये है कि मजिस्ट्रेट उस जो इन्वेस्टिगेशन है उसको इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी रहे कि इन्वेस्टिगेशन ऐसे ऐसे हो रहा है, पहली चीज। लेकिन वह इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ये भी नहीं कह सकता है कि इन्वेस्टिगेशन आप ऐसे ऐसे करिए। मजिस्ट्रेट कैन नॉट कंट्रोल द इन्वेस्टिगेशन, ये बेसिक लॉ हम लोगों का है। तब ये 159 किस लिए है? 159 इसलिए है ताकि इन्वेस्टिगेशन के बारे में उसको जानकारी रहे, नंबर एक। नंबर दो, अगर आईओ ये डिसाइड करता है कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, उस कंडीशन में 159 में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अभी आगे आगे मत चलिए। 159 में अगर मजिस्ट्रेट, अगर आईओ इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, तब 159 में मजिस्ट्रेट अपने पावर को प्रयोग करके कह सकते हैं नहीं, इन्वेस्टिगेशन करिए। 159 का दो कारण है ये। एक, जो मजिस्ट्रेट है उसको पूरा इन्वेस्टिगेशन की जानकारी रहेगा, हाँ ऐसे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ही कैन नॉट कंट्रोल एंड कैन नॉट इंटरफेयर, ये तो क्लियर कट है। लेकिन दूसरा, उसको लेकिन जानकारी रहनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन कैसे कैसे हो रहा है। दूसरी बात, अगर आईओ किसी एफआईआर में या किसी कॉग्निजेंट ऑफेंस में यह निर्णय करता है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, तो वहां पर वह डायरेक्ट कर सकता है कि इन्वेस्टिगेट आप करिए, इसलिए भी 159 है। क्लियर है बात ये? और दूसरी चीज, हमारे देश में सीआरपीसी तो ही, इसके अलावा आर्टिकल 20 और 21 भी है। आर्टिकल 21 किस लिए है? आर्टिकल 20 और 21 किस लिए है? भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स भी तो है, आर्टिकल 20 एंड 21। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह दिया है कि फेयर ट्रायल एज वेल एज फेयर इन्वेस्टिगेशन इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21। किसी भी मुद्दे में फेयर ट्रायल तो होना ही चाहिए, ये तो आर्टिकल 21 का हिस्सा है। फेयर इन्वेस्टिगेशन भी है। तो सीआरपीसी से बड़ा भी कोई लॉ है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, अगर न्यायालय को लगता है कि ट्रायल फेयर नहीं चल रहा है, देन और इनजस्टिस हो रहा है, तो वहां पर न्यायालय चुपचाप नहीं बैठ सकता है। न्यायालय कंट्रोल नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन को, लेकिन अगर न्यायालय को लग रहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो उसको फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। दैट मीन्स जहां पर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, वहां पर द कोर्ट कैन नॉट सिट आइडल, वहां पर कोर्ट इंटरफेयर करेगा और कहेगा फेयर इन्वेस्टिगेशन करिए। जैसा कि आपका सुशांत राजपूत केस में हुआ है, आपने उसको देखा होगा, या कई केसेस में ऐसा होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन कराता है। तो बेसिक लॉ इज कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर, मजिस्ट्रेट कैन नॉट इंटरफेयर, कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन उसको जानकारी पूरे इन्वेस्टिगेशन की होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आईओ डिसाइड करता है कि इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, तो वहां पर 159 के तहत कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करिए। तीसरी चीज, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, अगर उनको लग रहा है कहीं पर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए दे कैन इंटरफेयर, बिकॉज फेयर ट्रायल एज वेल एज फेयर इन्वेस्टिगेशन is part of fundamental rights and is part of Article 20 and 21 of the Constitution of India.
तो प्रॉब्लम्स आती है एग्जाम्स में ये, तो आपको उस प्रॉब्लम को देखकर बारीकी सीखना पड़ेगा कि कितना मजिस्ट्रेट इंटरफेयर कर सकता है। एक चीज। दूसरी चीज, ये तो ये ऐसा हो गया कि कहीं पर इन्वेस्टिगेशन होना है, कहीं पर अपराध हुआ है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर कर दी गई है, जो कि आप कहते हैं कि फर्जी एफआईआर है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के द्वारा हैरेसमेंट भी तो होता है। अगर किसी कोई अपराध हुआ है, आपसे पूछताछ करेगी पुलिस, तो हैरेस होंगे नहीं होंगे आप? तो ऐसा कोई एफआईआर हुआ है जो आपको लगता है कि फर्जी है, उस एफआईआर से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा है, तब भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, वहां पर भी इंटरफेयर कर सकता है कोर्ट। आर्टिकल 226 और सेक्शन 482 सीआरपीसी। तो क्लियर बात ये, आर्टिकल 226 और सेक्शन 482 सीआरपीसी में भी द कोर्ट कैन क्वॉश द एफआईआर, एफआईआर को रद्द कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये बेवजह एफआईआर हो रखी है, ये इन्वेस्टिगेशन बेवजह चल रहा है, कोई ऑफेंस हुआ नहीं है, फिर भी पुलिस जैसे नॉर्मली करती है, आप देखोगे सरकारें यूज कर लेती है पुलिस को, एफआईआर करा दिया किसी के खिलाफ, इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस, चुनाव खत्म हुआ, रिपोर्ट बंद कर दी, तो उस 6 महीने में तो तंग कर दिया उस व्यक्ति को, तो वहां पर भी न्यायालय इंटरफेयर करता है। तो सेक्शन 157, सेक्शन 158, सेक्शन 159 को आप लिंक करके पढ़ पा रहे हैं? पहले नियम यह है कि हर रिपोर्ट, कोई भी ऑफेंस होगा तो पहले आईओ डिसाइड करेगा क्या करना है, फिर वो रिपोर्ट भेजेगा मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जाने का तरीका क्या होगा, 158 के जरिए जाएगा। एक चीज। दूसरा चीज, मजिस्ट्रेट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन ही शुड बी एब्रेस्ट, मतलब उसको इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है पूरी जानकारी मजिस्ट्रेट को देना जरूरी है। ना कंट्रोल करेगा ना डायरेक्शन करेगा वो, बेसिक लॉ ये है। लेकिन अगर किसी संज्ञेय अपराध में आईओ ने डिसाइड किया है कि इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन दे सकता है सेक्शन 159 में। और आर्टिकल 20 और 21 को फंडामेंटल राइट्स के तहत कोर्ट रिकॉग्नाइज किया गया है कि फेयर ट्रायल तो फंडामेंटल राइट है ही, फेयर इन्वेस्टिगेशन भी फंडामेंटल राइट है। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन कहीं पर नहीं हो रहा है, कहीं पर इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ, तो वहां पर न्यायालय इंटरफेयर करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंटरफेयर कर जाता है। एक पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर फर्जी एफआईआर हुआ है तो उस एफआईआर को भी मतलब उस इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट रोक सकता है अंडर आर्टिकल 226 और सेक्शन 482 सीआरपीसी। तो पोजीशन क्लियर हो गई है आपका ये, इन्वेस्टिगेशन को डिसाइड करने में आईओ का क्या रोल है और मजिस्ट्रेट का क्या रोल है। दूसरी बात, अगर डिसाइड करता है कि हाँ अपराध हुआ है, अगर डिसाइड करता है कि अपराध हुआ है तो वो उस स्पॉट पर जाएगा, तथ्य पता लगेगा, अपराध के फैक्ट सर्कमस्टांसेस पता करेगा, अरेस्ट करने का प्रयास करेगा। लेकिन 2 कंडीशन में वह उस स्पॉट पर नहीं जा सकता है। एक, अगर बाय नेम अपराध, बाय नेम अगर ऑफेंडर को बताया गया है, बाय नेम कहा गया कि इन्होंने ऑफेंस किया है और अपराध सीरियस नेचर का नहीं है, तो वो नहीं जा सकता स्पॉट को इन्वेस्टिगेट करना। दूसरा, वो डिसाइड करता है कि मुझे इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। 2 कंडीशंस है ये आपका 157, 158, 159 है। फिर रेप विक्टिम के कंटेक्स्ट में आपका प्रोविजन एक और दे रखा है सेक्शन 157 क्लॉज 1 में। देखिए तो प्रोविजन, प्रोवाइडेड फर्दर दैट in relation to an offense of rape, the recording of statement of the victim shall be conducted residence of the victim। जो विक्टिम है, जो पीड़ित महिला है,
उसके घर पर ही उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। ये प्रोसीजर है, एग्जाम में आता है अलग से। इन्वेस्टिगेशन में रेप को लेकर क्या स्पेशल प्रोविजंस है, और भी प्रोविजंस करीब आएंगे आपका। तो एक 157 क्लॉज 1 का जो प्रोविजन है कि रेप विक्टिम का स्टेटमेंट हमेशा रिकॉर्ड किया जाएगा उसी के रेजिडेंस में या फिर जहां पर वह पीड़ित महिला चाहे, एज प्लेस ऑफ हर चॉइस एंड एज फार एज प्रैक्टिकल बाय एन वुमेन ऑफिसर। महिला अधिकारी द्वारा ही स्टेटमेंट लिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस करके जो 4-5 पॉइंट्स हैं। तो ये फैक्चुअल बातें आपको रटी रह जानी चाहिए, यहीं पर आपकी हाई स्कोरिंग होगी, कहीं पर कोई एग्जाम में आता है तो पॉइंट वाइज लिखकर बाकायदा पॉइंट वाइज आपने सेक्शन का जिक्र किया, स्पेसिफिक पहलू का जिक्र किया, और फिर यहाँ पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, 482 का जिक्र किया, 226 का जिक्र किया, फंडामेंटल राइट का जिक्र किया। सिस्टमेटिकली उसके आपने आंसरिंग करे। आंसर बहुत छोटा होगा, सिस्टमेटिक 4 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर कट आपका सामने रहेगा। अदरवाइज गोल गोल इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर घुमाते हैं। 157 क्लॉज 2 पढ़ लीजिए। एक प्रकार का ये प्रोटेस्ट पिटिशन है। अगर आईओ की भी जिम्मेदारी है, 1572 में क्या है, एफआईआर होने के बावजूद भी आईओ को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर ड्यूटी आईओ की बताना है कि भाई आपका एफआईआर था, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रहा है। और प्रोटेस्ट पिटिशन क्या है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन यह पाया जाता है कि अपराध नहीं हुआ है, साक्ष्य फाइनल रिपोर्ट लग जाती है, क्लोजर रिपोर्ट लग जाती है, तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोटेस्ट पिटिशन दाखिल करता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। थोड़ा सा इसमें उसमें तो यहाँ बताएंगे कि ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के तहत है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात कहा है, उसकी बात नकारी जाए तो ही मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। क्लियर है ये? अब कुछ मैं आपको केस लॉ का आंसर लिखा दो, वो लिख लीजिए आप लोग। लिखिए, किंग एम्परर वर्सेस ख्वाजा नाजिर अहमद। किंग एम्परर वर्सेस ख्वाजा नाजिर अहमद। प्रीवी काउंसिल जजमेंट है। प्रीवी काउंसिल ने इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्या कहा, द फंक्शन ऑफ जुडिशियरी एंड पुलिस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट ओवरलैपिंग। and both have to function in their independent areas। दोनों का कार्य ओवरलैप नहीं करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को, और दोनों को अपने अपने दायरे में ही कार्य करना है। ये प्रीवी काउंसिल का है। देखिए, इसी सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने एसएन शर्मा वर्सेस विपिन कुमार तिवारी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि ओवरलैप नहीं करेगा, दोनों काम अलग अलग है, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ओवरलैपिंग फंक्शन नहीं है। नहीं, एसएन तिवारी नहीं, एसएन शर्मा का उसको काटिए, एसएन शर्मा विपिन तिवारी काटिए। तो वो केस लॉ आपका है अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा। अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा एक केस लॉ है। दूसरा आपका है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस संपत लाल। पता इन्वेस्टिगेशन के बारे में जुडिशियरी और पुलिस का क्या रोल है, जो प्रीवी काउंसिल ने उस केस में कहा, उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केसेस में दोहराया है। क्लियर? एक केस लॉ लिखिए, एसएन शर्मा वर्सेस विपिन तिवारी, सुप्रीम कोर्ट का है। देखिए, द पावर ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, द पावर ऑफ पुलिस
to investigate any cognizable offence is uncontrolled by the magistrate, and it is only in the cases and it is only in the cases where the police decides not to investigate the case on insufficient grounds, the magistrate can intervene and either direct investigation or as an alternative himself proceed or depute a magistrate subordinate to him, जैसा कि सेक्शन 159 में है। तो नियम क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ने एस शर्मा विपिन तिवारी केस में भी ये बात कही, इन्वेस्टिगेशन इज अनकंट्रोल्ड बाय द मजिस्ट्रेट, लेकिन अगर पुलिस डिसाइड करते कि इन्वेस्टिगेट नहीं करना है तब चाहे तो ऐसा कर सकता है। क्लियर बात ये? तो 3 केस लॉ आपके हो गए। अब नेक्स्ट केस लॉ लिखिए। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस स्वप्न कुमार गुहा। देखिए, if an FIR or other relevant materials does not disclose an offence, investigation cannot be permitted because it unnecessarily harass the person and infringe the liberty of that person. In this case, the High Court can quash the investigation under Article 226 or under Section 482 CRPC. तो पूरी बात क्लियर हो गई है? इस पर खूब प्रश्न आते हैं। 157 को ब्रेक कर करके पढ़ लीजिएगा कि 157 में क्या क्या है, कब इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा, कब नहीं जा सकता है, नहीं जाएगा तो क्या होगा, मजिस्ट्रेट का क्या कंट्रोल है, कितना कंट्रोल मजिस्ट्रेट कर सकता है, ये मैंने बताया। वो लिखिए और एक बस केस लॉ लिख दीजिए, आपको 5 या 5 नंबर मिलेगा। लिखना केवल 2 लाइन, एकदम क्लियर कट कंसेप्ट आपका होना चाहिए।
आप जरा लिखिए प्रश्न। तो 154 एफआईआर हो गया, 155 एनसीआर हो गया, 156 पावर इन्वेस्टिगेशन, 157 प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 158 कैसे रिपोर्ट सबमिट होगी। ये पुलिस रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा है, ये ऑफेंस होने के बाद की बात कर रहा है। 159 में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन, वो है। अब प्रश्न लिखिए, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के कितने पहलू हैं। तो पहला लिखिए, सर्च एंड सीजर, मतलब छापा मारते हैं, जब्त करते हैं, सर्च करने कहीं पे जाते हैं, सर्च एंड सीजर। दूसरा अरेस्ट, तीसरा स्टेटमेंट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, 161 164 ऐसे करके जो बयान दर्ज करते हैं, ये मतलब एविडेंसेस हैं तरीके, सर्च एंड सीजर, अरेस्ट, स्टेटमेंट्स। और चौथा लिखिए, स्पेशल प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन सर्टन केसेस, कुछ विभिन्न अपराधों में अन्वेषण की भिन्न प्रक्रिया, जैसे कि डेथ पर, सुसाइड पर, या किसी महिला के साथ रेप होने पर, महिला अपराधों में, इन सब में इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया अलग है। तो हर एक को आपको ब्रेक कर करके पढ़ना पड़ेगा, हर एक के सेक्शंस आपके रट जाने चाहिए, हर एक पर केवल एक केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का याद रहना चाहिए। कंसेप्चुअली क्लियर है। सीआरपीसी में क्या 60 नंबर अटेम्प्ट आप करेंगे तो बाकी लोग 55 नंबर पाएंगे, तो आप 56 नंबर पाएंगे, तो 20 सेक्टर है, 20 नंबर बढ़ गया आपका। अगर बाकी लोगों की तैयारी आप जैसी अच्छी है तब की बात कर रहा हूं मैं। तो हर एक को ब्रेक करके एकदम कंसेप्चुअली बात क्लियर होनी चाहिए, आंसर छोटे छोटे ब्रेक करके एक सेक्शन, प्रोसीजरल लॉ में सेक्शन जरूर लिखा होना चाहिए, एक केस लॉ आपका होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, व्हाट इज द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण कितने समय में हो जाना चाहिए, और अगर निर्धारित अवधि में नहीं होता है तो क्या प्रक्रिया है। व्हाट इज द पीरियड टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, इफ नॉट कंप्लीट विद द टेन्योर, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो सेक्शन 167 आपका अलग से आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज फाइनल रिपोर्ट, व्हाट इज पुलिस रिपोर्ट, व्हाट इज चार्जशीट, व्हाट इज फर्दर इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज री इन्वेस्टिगेशन, एंड व्हाट इज केस डायरी। इतनी सारी बातें आपको जाननी है, तब जाके इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, और एटलीस्ट 3 से 4 सवाल प्रीलिम्स में, और एक तो फुल क्वेश्चन आपको इन्वेस्टिगेशन पे मिल ही जाता है। तो 2 क्लास और लगेगा, आपका इन्वेस्टिगेशन चैप्टर खत्म होगा। टेक्निकलिटी केवल इन्वेस्टिगेशन पार्ट में ही है, आगे कोई टेक्निकलिटी नहीं है। आगे तो केवल आपका प्रोविजन आपको याद होना चाहिए कि ट्रायल का ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है। अगर लगता है मजिस्ट्रेट को कि इन्होंने अपराध किया हो, 319 में उनको बुला लेगा, 313 में कोर्ट विटनेस है, 305 करके बस। तो क्लियर आपका ये। तो आप जाके आप लोग सेक्शन 154 से लेकर 176 तक आज रात में पढ़िएगा, 154 से लेकर 176 तक। फिर हम लोग कल क्लास 9 बजे करेंगे।
मंडे टू थर्सडे पे क्लास चलेगी ये। और कोशिश करेंगे सीपीसी भी, जो कोई एक टीचर अगर तैयार हो जा रहा है, तैयार मतलब है, एक टीचर और सीपीसी का लेना स्टार्ट कर देंगे, वो भी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और 2 दिन आपका जीएस करंट अफेयर्स का, फ्राइडे एंड सैटरडे का। किसी को कुछ पूछना है आज? नोट्स बनाते चलिए, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ उन क्वेश्चंस के आप नोट्स बनाइए वैसे ही। टारगेट ये है कि सीआरपीसी में आपको 60 में से 60 मिलना चाहिए। प्रोसीजरल लॉ में आपको 200 मार्क्स का है, सीपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस। 200 में से आप 160 प्लस ला सकते हैं, क्योंकि जो है किताबों में है कि पेपर 1 है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कितना ही पढ़ेंगे आपको आएगा ही नहीं, सवाल एग्जाम में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का फायदा आपको जीए से मिलेगा, एस से मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सवाल नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन वो चीज़ सीआरपीसी, सीपीसी एविडेंस के साथ नहीं है। लेकिन सीआरपीसी लोग रटने का प्रयास करते हैं, सीआरपीसी को समझना है, एविडेंस भी समझना है, सीपीसी भी समझना है। तो 200 में से कम 160 प्लस आना चाहिए। एक में आपका आ गया सिलेक्शन, आप आ गया, कितना भी खराब नंबर बाकी पाएंगे, 160 मिल गया पेपर 2 में, यू आर इन। इसलिए जितने सवाल मैं लिखा रहा हूँ उसके आंसर आप लिखने का प्रयास करिए, जो लोग भी सिलेक्शन की चाह रखते हैं और सिलेक्शन के लिए क्लास चल रहा है, सिलेक्शन के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं। किसी को पूछना है बताइए आज? किसी को पूछना बताइए? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? कोई नहीं? चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।